मैं अपने पति के संग रहती हूँ। हमारी सारी बच्ची अपने अपने परिवार में खुश हैं। आज ही सुबह बेटे निखिल का फ़ोन आया था। अपनी नई पोस्टिंग से बहुत खुश है वह। काफ़ी सालों तक मध्य प्रदेश से दूर प्रांत में रहने के बाद यहाँ आया है। स्टेशन से कुछ ही घंटों का तो रास्ता है। फिर अब की उसे घर बहुत ही बढ़िया मिला है, बहुत सुंदर। नहीं तो सरकारी नौकरियों में घरों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कहीं कहीं तो यह आलम है कि लगता है कि भूतहा खंडरों में रह रहे हैं। खैर, इस समय तो वो बेहद खुश है। चाहता है कि दिवाली सब लोग उसके घर मनाएं। कह रहा था खूब जश्न रहेगा। पिछले साल हम लोग दिवाली पर इकट्ठा भी नहीं हो पाए थे। मुझे भी यह कार्यक्रम सही लगा था। एक तो मुझे नौकरों चाकरों की सुविधा नहीं है। यह आने जाने वाले काम वाले, इनका कोई भरोसा नहीं कि आज आए तो कल आएंगे या नहीं। यूँ भी त्योहारों में सब वैसे ही बैठ जाते हैं। आखिर उनके घर का त्यौहार भी तो है। अपना भी शरीर नहीं चलता अब, और बच्चे खास तौर से त्यौहार पर ही आते हैं। शुरू में यह सोचकर बहुत अच्छा लगता था कि तीनों बच्चों के परिवार त्यौहार में हमारे घर पर हमारे साथ रहें, पर मैं जल्द ही थकने लगी थी। तन से मन से, सच कहूँ तो धन से भी। कितनी ही बहू बेटी मदद करे, पर अपने घर में अंततः जिम्मेदारी तो अपनी ही होती है ना। अब न शरीर में ताकत है उतनी, न जेब में। कभी कभी अजब शर्म सी लगती है मन में, जब अपने बच्चों का ही आना भारी सा लगने लगता है। जबकि बच्चे भी हर समय काम में लगे रहते हैं। आए दिन तो बाजार से खाना ले आते हैं। समझ ही नहीं आता कि अब शरीर को क्या हो गया। कभी हम ही पैरों गैरों की खातिर में मेज पर 56 भोग सजा देते थे। अब तो अपने ही बेटे बहू बेटियां और दामादों की खातिर की दम नहीं रही शरीर में। वैसे भी सब बच्चे साथ आते हैं तो मन ही कहाँ भर पाता है। सबके बीच किसी भी बच्चे के साथ जी भर कर बैठना बतियाना हो ही नहीं पाता। सारा समय काम और घर की व्यवस्था में ही निकल जाता है। दूध कितना आना है, खाना क्या बनेगा, धोबी कपड़े प्रेस करके लाया या नहीं। पूरा समय एक अजब से तनाव में बीत जाता है, वह भी अपने ही बच्चों से। तब लगने लगता है जैसे रिश्ते घिसटने लगे हों। कभी लगने लगता है कि शायद उसे हमसे रिश्तों की ज़रूरत और इच्छा दोनों ख़त्म हो गई है, और साथ ही लगता है कि बहुत अकेली हो गई है वह। उसका अकेलापन कभी कभी मुझे एकदम अकेला बना देता है। मेरी बड़ी बेटी सीमा मुझसे अपनी पीड़ा नहीं बांट पाती। मैं भी तो सीमा को लेकर अपनी पीड़ा किसी से नहीं बांट पाती, उसके पापा तक से नहीं। कुछ ही सालों में कितना कुछ बदल गया। अनेकों अर्थों में मैं बहुत भाग्यवान हूँ। जिंदगी ने ज़मीन से उठकर जैसे आसमान की तरफ रुख कर लिया है। फिर भी सच कहूँ तो जीवन में कभी सुखों का हिसाब नहीं किया था मैंने। कभी ज़रूरत ही नहीं लगी थी। हमेशा ही मेरे साथ ऐसा रहा कि कभी कोई ऐसा प्रसंग आता तो वर्तमान बीते हुए जीवन से बेहतर लगता। एक बार कुछ ऐसा ही बड़े भैया से कहा था तो हंसने लगे थे। कहने लगे, ऐसा होता नहीं बेटा, असल में यह तुम्हारा सोचने का तरीका है। वैसे ऐसा समझती हो तो अच्छा ही है। मैं चुप हो गई थी, पर मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वह केवल मेरी सोच ही नहीं, मेरी ज़िंदगी का सच भी था। पिताजी टीचर थे। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं। घर में संपन्नता नहीं थी, पर वे सीमाएं हमारे लिए इतनी स्वाभाविक थी कि कभी अभाव की पीड़ा मन ने महसूस नहीं की। अपने अभाव को ना तो अभाव समझने की अकल थी, ना उससे ऊंचे सपने देखने की। शहर में ही अपने कई रिश्तेदार थे, मामा मौसी चाचा बुआ, सब कोई अपने ही जैसे। घर के पास में जो स्कूल था उससे प्राइमरी की पढ़ाई कर ली, फिर पास के ही कॉलेज से बीए। जिस दिन फर्स्ट डिवीज़न का रिज़ल्ट आया था उस दिन घर में बहुत खुशी मनाई गई थी। पिताजी दौड़े हुए मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा आए थे। अम्मा ने कथा कराई थी और मेरा बीएड में दाखिला करा दिया गया था। 22 साल की उम्र में एक अपने ही जैसे परिवार में शादी हो गई थी। 2 साल बाद सीमा हुई थी। एक सुंदर घर, पीछे एक छोटा सा आंगन और सामने 8-10 फीट का एक छोटा सा लॉन। सब कुछ बहुत अच्छा लगता, अपने साम्राज्य जैसा। बच्चे आगे पीछे के खुले हिस्से में खेलते रहते। उस घर में तीनों बच्चे पैदा हुए। शादी के 2 साल बाद सीमा, उसके 4 साल बाद निखिल, फिर उससे 3 साल छोटी रूपा। परिवार बढ़ता गया था और उस 2 कमरे के घर में सबके लिए जगह बनती गई थी। मैंने पास के एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर ली थी। कुल मिलाकर ज़िंदगी सफल और खुशहाल ही लगती। शाम को साथ होते तो हम लोगों के लिए करने को ढेरों बातें होती। इनके पास ऑफिस की, मेरे और बच्चों के पास अपने अपने स्कूल की। सीमा के पापा का प्रमोशन हो गया था और अफसर बनकर तबादला। नई जगह हमें एक छोटा सा बंगला मिला था। घर में फ़ोन,
मदद के लिए चपरासी आने लगे थे और कहीं आने जाने के लिए गाहे बगाहे जीप भी मुहैया हो जाती। हम सब की निम्न मध्य वर्गीय जिंदगी जैसे हवा में उड़ने लगी थी। लगा था अपने घर के आंगन में जैसे आसमान उतर आया हो और मन में सपने अपने पंख फड़फड़ाने लगे हों। इनका ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर होता रहा था। अपने आसपास कम उम्र के अफसर दिखते, नए नए नौकरियों में आए हुए, और मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका स्कूल जाना, उनको लेकर अपना सपने देखना सब कुछ योजनाबद्ध लगने लगा था और अपनी माँ की भूमिका बेहद सार्थक लगने लगी थी। आज सुबह निखिल का फ़ोन फिर आया था। दीदी से क्या बात हुई? उसने पूछा था। मैंने अभी बात नहीं की है, कहने पर वह झुंझुलाने लगा था। उसके फ़ोन रखते ही मैंने सीमा को फ़ोन किया था। उसकी वही टालने वाली बातचीत और धीमे धीमे रुक रुक कर हंसी। काफ़ी देर तक उसे समझाने, मनाने और डांटने के बाद जैसे मैं मजबूर होने लगी थी। तुम्हें घर की याद नहीं आती बेटा? मिलने का मन नहीं करता? उसकी हंसी एकदम रुक गई थी। ऐसा क्यों कहती हो माँ? आते तो हैं तुम्हारे पास, भाई बहन से मिलने का मन नहीं करता बेटा? उनकी याद नहीं आती? टेलीफोन के उस तरफ एकदम सन्नाटा हो गया था। लगा था उधर कोई है ही नहीं। सीमा? मैंने पूछा था। हाँ माँ। मैंने फिर वही सवाल पूछा था। लगा था वह एक क्षण को झिझकी है, फिर लगा था जैसे उसकी आवाज़ में आंसू तैर गए हों। फिर बिना किसी लाग लपेट के उसने सीधा सा जवाब दिया था। नहीं माँ, सच मुझे किसी की याद नहीं आती। बस उन दोनों को लेकर एक ही बात रहती है मन में कि दोनों स्वस्थ रहें, उनकी नौकरी बनी रहे। इन दोनों बातों से बहुत डर लगता है मुझे। अगर वे दोनों ठीक हैं तो मुझे उनकी याद नहीं आती, सच में नहीं आती। मैं एकदम स्तब्ध रह गई थी। मेरे लिए आगे बोलने के लिए जैसे कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी मैंने बात को आगे बढ़ाया था। वो दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं सीमा, उनसे कहो मैं एकदम ठीक हूँ माँ, मेरे लिए परेशान ना हुआ करें। ठंडी सीला सी सर्द आवाज़। लगा था सीमा ने जैसे पूरी बातचीत पर पूर्ण विराम लगा दिया हो। मन में बहुत सी बातें उमड़ी थी। मेरे पास कहने और पूछने के लिए बहुत कुछ था, पर मैं चुप हो गई थी। आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। जैसे सीमा ये कैसी सज़ा दे रही है मुझे, अपने आप को भी। रेशमा सीमा की बहुत अच्छी दोस्त है। बचपन से लेकर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी तक दोनों साथ पढ़े थे। सीमा की शादी के एक दिन पहले मेरे साथ उसका बक्सा ठीक करा रही थी। अचानक उसके स्वर सहित उसके चेहरे पर शिकायत आ गई थी। आंटी, आपको सीमा की शादी की इतनी क्या हड़बड़ी थी? मैंने उसकी तरफ चौंक कर देखा था। सेटल तो करना ही होता है ना बेटा। सीमा अगले महीने 28 साल की हो जाएगी। सेटल? वह फीका सा हंसी थी। क्या उसे ग्रो करने का पूरा मौका नहीं मिलना चाहिए था आंटी? अभी तक तो वह सारा समय कॉम्पिटिशन्स की तैयारी को ही देती रही थी, अब रिसर्च कर रही थी। सेटल तो वह अपनी काबिलियत से हो ही जाती। वह कुछ क्षण झिझकी थी। क्या शादी ही सब कुछ है? क्या सही मायनों में सेटल हो जाना है? वह 2 बार आईएएस रिटर्न में निकल जाना थोड़ी बात थी क्या? निखिल आईएएस बन गया। पर सोचिए आंटी, सही बात तो यही है कि दोनों के बीच सिर्फ एक कदम का ही तो फासला रह गया ना। उसके लिए उसे इतनी बड़ी सज़ा? आपने तो उसे एकदम घर गृहस्थी की ज़िंदगी में धकेल दिया, वह भी एकदम लोअर मिडिल क्लास। मैं स्तब्ध सी रेशमा की तरफ देखती रही थी। क्या उसकी जुबान से स्वयं सीमा अपने मन की पीड़ा कह रही थी? अब क्या करूं? अब कुछ भी सोचने, कहने या करने का समय निकल चुका था। असल में सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ था कि मैंने तो बस सीमा की हाँ ले ली थी, उसका मन टटोलने का। सच कहूँ तो अपना भी मन टटोलने का समय ही कहाँ मिला था, या शायद उस समय मुझे भी सब ठीक सा ही लगा था। उन दिनों घर में एक अजब सी उत्तेजना और हड़बड़ी फैल गई थी। निखिल के आईएएस में आ जाने की खुशी, उससे फैला हंगामा, रिश्ते लेकर आने वालों की भीड़, कि शादी से पहले निखिल का अपनी शादी की बात तक करने से इनकार, रवि के परिवार की तरफ से जल्दी शादी का दबाव और हम लोगों की अनुभवहीनता, सब कुछ मिलाकर सीमा की शादी हड़बड़ी में हो गई थी। फेरे पूरे होते तक भोर का सूरज उठाया था। रवि की बहन ने विदा में सीमा को पहनाने के लिए साड़ी निकालकर मुझे पकड़ा दी थी। साड़ी देखकर रूपा जैसे बौखला गई थी और मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई थी। जून की इस सड़ी गर्मी में दीदी आर्टिफिशियल सिल्क की बनारसी साड़ी पहनकर विदा होगी? उसके स्वर में दुख है। माँ, मैं और निखिल तो बाहर थे, पर तुमने कुछ तो देखा होता दीदी के लिए, ऐसे धकेल दिया उसे। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ? उसकी दोनों आंखों से
कई धार आंसू बहने लगे थे। मैं जानती थी कि वह बिलख कर रोना सिर्फ बहन की विदा की रोना भर का नहीं था। क्या जवाब दूँ रूपा को? आजकल तो मेरा मन हर पल अपने आप से सवाल करता रहता है, ऐसा मैंने क्यों होने दिया? सीमा के पापा की जिद के आगे ऐसे क्यों हथियार डाल दिए मैंने? उनको रवि ठीक लगे थे, फिर उनका वही तर्क, ना आपको रूप ना बाप को पैसा। असल में घर बैठे आसानी से यह मैच हमें मिल रहा है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है कहाँ से लाएंगे इससे बेहतर मैच। खा तो रहे हैं शादी ठहराने के लिए पूरे 1 साल से धक्के। फ़ोटो और कैश के सवाल पर ही बात ठप हो जाती है। फिर उम्र भी तो निकल रही है, हम भी तो क्लास 3 ही तो थे। हमारी ज़िंदगी भी ठीक ठाक कटी, कहो अच्छी कटी। खुद भी खुश रहे, बीवी बच्चे भी। बच्चों को भी पढ़ा लिखा लिया, सेटल कर लिया। क्या सबको अफसर ही मिल जाते हैं ऐसे? वैसे भी लड़का रेलवे में है, डिपार्टमेंटल परीक्षाएं पास कर लेगा तो जल्दी ही अफसर बन जाएगा। मैं निरुत्तर हो गई थी। सच कहूँ तो उनका कोई तर्क उस समय एकदम गलत भी नहीं लगा था। फिर भी सीमा के लिए मन बहुत बेचैन था। मैं कतई भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके लिए क्या गलत है और क्या सही। उस समय यह ध्यान में भी नहीं आया था कि हमारे भाई आईएएस नहीं थे। हम स्वयं उसकी लिखित परीक्षा में सफल नहीं हुए थे। हमारे पास न उतनी लिकायत थी, न उतने ऊंचे सपने। अपने चारों तरफ हमने स्वाद नहीं जाना था। हमारे भाई बहन पड़ोस सब हमारे जैसे ही तो थे। सीमा की शादी तय हो गई थी, फिर शगुन तारीख भी पक्की हो गई थी और कार्ड छपकर बंटना शुरू हो गए थे। यह कैसी शादी हो रही थी कि ना दुल्हन के चेहरे पर खुशी थी, ना उसकी माँ के चेहरे पर। सच बात यह है कि मैं रिश्ता तय होने के दिन से लेकर बारात आने के क्षण तक मनाती रही थी कि किसी तरह से ये शादी टूट जाए। मैं यह बात भी बाद में समझ पाई थी कि उन दिनों ये निखिल की सफलता से बेहद उत्तेजित थे और रूपा के प्रति आशावान। सीमा की हार का मातम मनाने का समय उनके पास नहीं था, उनके लिए और रास्ते तलाशने की उत्साह भी नहीं। और मैं सीमा की पराजय से पूरी तरह पराजित। अभी तक मैं एकदम आसमान की तरफ देखती रही थी, वह नहीं मिला तो मैं एकदम धरती पर आ गई थी। मैंने तो सोचा ही नहीं कि धरती और आकाश के बीच में भी बहुत कुछ था। कम से कम उसके लिए थोड़ा सा और समय हम सीमा को दे सकते थे। रूपा फूट फूट कर रोती रही थी। दीदी कैसे मान गई माँ, क्या कहूँ मैं। सीमा तो बचपन से ही ऐसी थी, उसके हाथ का खिलौना भी किसी को दे दो तब भी कोई शिकायत नहीं। पर खिलौने और ज़िंदगी में तो फ़र्क होता है ना। मैंने ऐसा क्यों होने दिया? आज यह भी लगता है मेरे दोनों बच्चे और बहू रेलवे में ही अफसर ना होते तो शायद सीमा इस परिवार से इस तरह टूट ना गई होती। आज यह सोचकर तकलीफ़ होती है कि रूपा को रेलवे लेने की राय क्यों दी थी हमने। निखिल ने तो शादी का अंतिम निर्णय हमारे ऊपर छोड़ा था, तब हमने रेलवे अफसर ही क्यों चुन लिया और सर्विसेज से भी मैच आए थे। पर अब कुछ कहने या सोचने या नए नए मुद्दे बनाने से क्या लाभ? घड़ी की सुइयों को लौटाकर अपना कोई निर्णय बदला नहीं जा सकता, न सीमा के जीवन को किसी और ढंग से गढ़ा जा सकता है। सीमा जहाँ है, जैसी है, रिश्तों के जिस चक्रव्यूह में घिरी हुई है, वहाँ से उसे बाहर निकालने की बात मैं सोच भी नहीं सकती। वैसा तो सोचना तक गुनाह लगता है। रवि जैसा सीधा सरल और सज्जन व्यक्ति, कोई उलझाव नहीं। कितना तो प्यार करते हैं वह सीमा को, पर सिर्फ प्यार से ही तो ज़िंदगी संवर नहीं जाती। प्यार तो कभी कभी गले में पड़ा हुआ फंदा भी हो सकता है, बेहद मजबूत। ऐसा लगे कि दम घुट रहा है, पूरी सांस लेने के लिए ऐसे में कहीं चला जाए इंसान। पर कैसे? बहुत साल पहले मुझसे सीमा ही ने कुछ ऐसा कहा था। तब वह मित्रों की तरह मुझसे काफ़ी बातें कर लेती थी, अपना सुख, अपना दुख, अपनी हताशा, अपना आक्रोश, सब कुछ। उन दिनों वह अजब तरह से उलझी सी रहने लगी थी। कभी रवि के लिए अतिरिक्त रूप से संवेदनशील, वह आने वाले होते तो बार बार खिड़की से झांककर आहट लेती रहती। कभी एकदम कटी कटी सी, जैसे उनके सामीप्य से कतरा रही हो। मेरे पास आती तो अक्सर उसके चेहरे पर फैले सन्नाटे को देख मुझे डर लगने लगता। कभी मेरी जरा सी बात पर भड़क जाती, माँ तुम लोगों ने तो मेरी सफलता के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। वहाँ मैं रहती तो शायद किसी दिन मेरी यूनिवर्सिटी में नौकरी ही लग जाती। पार्ट टाइम पढ़ा रही थी वहाँ, पर यहाँ कौन पूछेगा। यूपी की हिंदी मीडियम को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। दूर दूर तक कोई तरक्की नहीं, कोई स्टेटस नहीं। कभी बड़ा मजबूर सा सवाल पूछती, शादी इतना ज़रूरी चीज़ था माँ? मैं तो नहीं करना चाहती थी, फिर क्यों कर दी?
और कभी उसके स्वर में आक्रोश भर जाता। पापा को मुझे सेटल करने की जल्दी थी या निखिल के लिए रास्ता खुलने की? वह बड़बड़ाई थी। निखिल ने भी बड़ी महानता ओढ़ ली थी कि दीदी की शादी से पहले शादी की बात भी नहीं करूँगा। अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। दीदी कहाँ जा रही है, कहाँ फेंकी जा रही है, किसी बात से मतलब नहीं था उसे। क्या सोच लिया था उसने भी पापा की तरह की सीमा तो है ही इन्फीरियर। एक समय ऐसा आया था कि मुझे लगने लगा था कि सीमा सबसे नाराज़ है, अपने पापा से, मुझसे, निखिल से, छोटी होते हुए भी रूपा तक से। उसके स्वर में सबके लिए रौस झलकने लगा था। मुझे सीमा से डर जैसे लगने लगा था। उसके लिए चिंता भी रहने लगी थी। लगने लगा था कि वह आत्मदया में जीने लगी है। मुझे पता था वह उसके लिए स्वस्थ नहीं है, उसके परिवार के लिए भी नहीं। कभी कभी सीमा को लेकर इतना हताश होता मन कि लगने लगता कि काश हमने उतने ऊंचे सपने देखना शुरू ना किया होता। निखिल और रूपा भी ना निकले होते इतनी अच्छी नौकरियों में तो कम से कम मेरी सीमा तो यूँ अकेली ना छूट गई होती। अगले ही क्षण मैं जैसे अपनी ही सोच से डर जाती, जैसे उन दोनों का कोई अपशकुन चाहा हो मैंने। कुछ ऐसा ही एक बार रूपा ने भी कहा था मुझसे। काफ़ी देर तक सीमा की बात करती रही थी, फिर लगा था उसकी आंखें पसीजने लगी है। दीदी की बहुत याद आती है माँ। मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा, पोजीशन, प्यार, पर अपनी हर खुशी, हर उपलब्धि पर ऐसा लगता है जैसे कोई अपराध हो गया है मुझसे। कितनी अधूरी सी हो गई है ज़िंदगी। उसकी आवाज़ भराने लगी थी। इससे अच्छा तो बैठे ही ना होते सर्विसेज में। मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर मैं देर तक उसे समझाती रही थी। रूपा को अपनी बेचैनी बताकर क्या करूँ? बांटने से हर पीड़ा घट तो नहीं जाती। रूपा जिस दिन लिस्ट में निकली थी तो सीमा अनायास मुझे याद आई थी। सबसे पहले यह खुशखबरी उसे ही देनी थी मुझे, पर मैं काफ़ी देर तक फ़ोन पर हाथ रखे हुए चुपचाप खड़ी रही थी, जैसे बात करने की हिम्मत जुटानी पड़ रही हो मुझे। उन दिनों काफ़ी समय तक मुझे यही लगता रहा था कि इससे अच्छा रवि सीमा को तंग करते होते तो मैं अपनी लड़की वापस ले आती, एक बार फिर उसके सामने तरक्की के, अपनी इच्छा से जीने के रास्ते खोल देती। पर सब कुछ इतना आसान तो नहीं होता। सीमा की शादी के करीब 10 साल बाद मैं पहली बार उसके घर गई थी। उसके घर जाने की बात कभी दिमाग में नहीं आई थी। जब कभी उसकी बहुत याद आती तो उसे ही बुला लेती थी। पर रूपा अपनी शादी के कुछ ही महीनों के अंदर एक तरह से घसीट कर मुझे अपने साथ ले गई थी। उसने मेरी किसी बात को नहीं सुनी थी। बिना किसी मौके, बिना किसी काम के बेटी के घर जाने की बात ही मुझे अटपटी लगी थी। मेरी अपनी माँ अपने पूरे जीवन में केवल 2 बार मेरे घर आई थी, सीमा और निखिल की शादी में। रूपा की शादी में वह जीवित नहीं थी, पर रूपा नहीं मानी थी। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी का घर देखने की इच्छा नहीं होती तुम्हारी? रूपा के घर जाकर सच में बहुत अच्छा लगा था उनके घर रहकर मैंने आनंद को पहली बार जाना है। कुछ ही दिनों में उनसे एक अपनेपन का रिश्ता बन गया था। तब इतने सालों तक कभी सीमा के घर न जाने की बात सोचकर अजब सा दुख हुआ था। लगा था सीमा को इतने सालों तक ऐसे कैसे छोड़ दिया मैंने। यह भी लगा था कि इतने सालों में भी रवि को तो अभी तक मैंने जाना ही नहीं। सीमा के घर गई थी। रेलवे की बहुत बड़ी कॉलोनी, अंदर जाती कई सारी पतली सड़कें, उनके दोनों ओर बने एक से एक घर मिले मिले। मेरा अपना आधे से अधिक जीवन ऐसे ही घरों में बीता था। तब यही सब बहुत अच्छा, बहुत सुविधाजनक लगता था। 2 कमरों के छोटे छोटे घर, पीछे एक आंगन, आगे छोटा सा लॉन, घर में एकाध आम अमरूद के पेड़, आसपास सब अपने साथ के, अपने पहचान के लोग, और क्या चाहिए। पर यही सब बेहद उदास, बेहद फीका लगता है। अब इसके बीच अपनी सीमा को पाकर एक अजीब सी पीड़ा होती है। निखिल और रूपा के घर याद आते हैं, उन दोनों का रहन सहन का तरीका और सलीका। उन दोनों के घरों में सब कुछ होते हुए भी कितना कुछ तो मैं बता और सुझा देती हूँ, पर यहाँ तो सीमा से बात करते हुए भी डर लगता है। पता नहीं किस बात पर उसके चेहरे पर झुंझुलाहट तैरने लगती है और किस बात पर हताशा। उस दिन मैं अकेली ही टहलने के लिए निकल गई थी। लगा था इतने दिनों से बैठे बैठे हाथ पैर जैसे जम गए हैं। मैं काफ़ी देर तक दूर निकल गई थी। 2 लाइन छोड़कर मैं बाएं हाथ को उस पतली सी सड़क पर मुड़ गई थी। इस तरफ बने मकानों का नक्शा एकदम सीमा के मकान जैसा ही लगा, पर पता नहीं क्यों वह मकान साफ सुथरे और बेहतर लगे थे। लौट कर आकर सीमा से कही थी यह बात तो क्षण भर के लिए चुप रही थी वह। फिर उसने मेरी तरफ देखा था।
हाँ माँ, ऑफिसर्स के लिए घर कम पड़ रहे थे तो उस लैंड के घरों में अफसर रह रहे हैं, सो वे घर बेहतर हैं और उनमें से एक कमरा और बना दिया गया है। अच्छा, कहकर मैं चुप हो गई थी। वह एक साधारण सा सवाल था जिसका सीमा ने सीधा सा जवाब दे दिया था, पर जाने क्यों मैं खिसिया सी गई थी और न जाने क्यों लगा था कि सीमा खिनसी हो गई है। हो सकता है वह मेरे मन का भ्रम ही रहा हो, पर कौन जाने। वैसे इस बार मिलने पर मुझे लगा था कि सीमा ठीक है, उसने अपने आप को एकदम संभाल लिया है। शायद खुश भी है, वह बच्चों की पढ़ाई में जुटी है, अपने सपनों को अपने बच्चों में साकार करना चाहती है। मैं भी तो यही चाहती थी। ईश्वर उसके बच्चों को वह सब कुछ दे जो वह पाना चाहती थी किंतु पा ना सकी। मैं जानती थी कि सीमा बहुत समझदार है, बहुत सहनशील है, पर साथ ही मुझे यह भी लगा था कि वह पूरी तरह से अपने आप में सिमट गई है। वह और उसका परिवार, बस वह हमारी पहुंच के परे चली गई है, एकदम अपनी दुनिया में बंद। वैसे सब ठीक जैसा ही तो है, सीधे साधे हैं रवि, सीमा का ख्याल करते हैं, शिकायत जैसा तो कुछ भी नहीं। फिर भी सीमा के लिए एक कसक बनी रही थी मन में। कितना तो काम पड़ता है उस पर। सुबह अंधेरे उठकर घर का काम निपटाना, फिर जल्दी से उल्टा सीधा तैयार होकर स्कूल चली जाती है। दोपहर को कुछ समय मिलता जब उसके बगल के पलंग पर लेटकर हम लोग बतियाते, बच्चों की पढ़ाई, उनके रिजल्ट, उनकी हारी बीमारी के बारे में छिटपुट बातें, जैसे अपनेपन का कोई सेतु तैयार करने की कोशिश करनी पड़ रही हो उसे। बातचीत में कभी व्यक्तिगत मुद्दे पर नहीं आती, वह आना ही नहीं चाहती। कभी लगता सहज स्वाभाविक ढंग से कोई संवाद संभव नहीं हो पा रहा, बातों को खींचना पड़ रहा है, उसे भी और मुझे भी। कितनी बार मन आया था कि सीमा से रवि की विभागीय परीक्षाओं के बारे में या फिर उनके प्रमोशन की संभावनाओं के बारे में पूछूं, पर कभी साहस ही नहीं पड़ रहा था। बहुत साल पहले एक बार बात की थी इस बारे में, तो बड़ा तीखा सा जवाब दिया था उसने, माँ मेरे बारे में सपने देखना छोड़ दो तुम लोग। रवि ने अपने बारे में जितना बताया था और जो कुछ बताया था वह एकदम सच था। वे उतने हैं और उसी जगह पर हैं, उससे ज़्यादा बनने का दबाव उन पर हम कैसे डाल सकते हैं। उसके बाद वह काफ़ी समय तक सुस्त और गुम सी रही थी। 10 दिन रहकर मैं आ गई थी, पर सीमा के लिए एक कसक मन में बनी रही थी। थोड़े से नंबरों की गिनती ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी, जैसे मेरे सुख की सीमा भी तय कर दी जैसे। आजकल निखिल के घर में खूब रौनक है। रूपा के दोनों बच्चे छोटे ही हैं अभी, अंदर बाहर दौड़ते खेलते रहते हैं। निखिल के बच्चे कुछ ना कुछ कहानी किस्से सुनाते रहते हैं, स्कूल के, दोस्तों के, टीचर्स और अपने मम्मी पापा के। पिछले सालों की तरह सीमा का और उसका परिवार इस बार भी नहीं आया है। ये हमेशा की तरह बेहद खुश, बेहद उत्तेजित लगते हैं, किसी सृष्टि विजेता जैसे। बहू ने लंच पर कुछ रेलवे अफसरों को बुलाया था, शायद आनंद और रूपा आए हैं इसलिए। रुचि और आनंद एक ही बैच के हैं। रूपा इन दोनों से 3 साल जूनियर हैं। 2-3 रूपा के बैचमेट्स और कुछ रुचि के कलीग्स आए थे। रूपा के कोई मित्र अभी 2-3 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। अभी तक उन्हें घर नहीं मिल पाया है, इसलिए खाली घर या खाली होने वाले घरों की बातें हो रही थी। तभी किसी ने कहा था, नहीं वह घर एकदम बेकार है, वह मत लेना। रूपा मेरी बेटी है, सोचने और महसूस करने वाली, फिर उसका अपना अतीत भी तो कहीं वहीं से जुड़ा हुआ है। वह सिमट सी गई थी। उसने उस प्रसंग को काफ़ी टालना चाहा था, पर बातचीत काफ़ी देर तक उसी विषय पर अटकी रही थी। इन लोगों को रहने की तमीज़ नहीं होती, किसी एक ने कहा था, किसी दूसरे ने टिप्पणी की थी। वह तो मिसेस सियाल, उनके सारे अनाज, मसाले, कपड़े सामने के लॉन में ही सूखते हैं। मेरे मन में रोज़ पनपने लगा था। मिसेस वर्मा की याद आई थी, पति IAS और स्वयं भी हाई कोर्ट जज की बेटी। रहने सहने, चलने बोलने किसी की तमीज़ नहीं। इनमें से भी एक अफसर के तो घर भी जा चुकी हूँ मैं। इतना बढ़ बढ़ कर बोल रही हैं, प्यालों में रेडीमेड चाय, आधी ट्रे में छलकी हुई लेकर। पर मैं चुप रही थी। रूपा मेरी बेटी है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा, पर न जाने क्यों अपने ही बच्चों के सामने अजब शर्म सी महसूस हुई थी। सीमा के पापा का प्रमोशन, अपनी कोठी बंगलों में रहने की खुशी भी याद करके बड़ी दीनता भरी लगी थी। सीमा बहुत ज़्यादा याद आई थी। मन में उसके लिए बेहद पीड़ा हुई थी। रवि तो अभी प्रमोटेड भी नहीं है। अचानक लगा था कि सीमा के सामने ऐसी कोई बात हुई है क्या जो इन भाई बहन के यहाँ और इनकी मौजूदगी में मेरे यहाँ आना नहीं चाहती। पर मैं निखिल, रुचि, आनंद, रूपा चारों को जानती हूँ। वे कुछ भी ऐसा कह और कर नहीं सकते
जिससे सीमा के सम्मान को ठेस लगे। किंतु अपमान केवल अपमानित किए जाने से ही तो नहीं होता ना, वह तो कभी कभी अतिरिक्त सम्मान से भी हो जाता है। आज सोचती हूँ सीमा का ना आना, भाई बहन से दूरी बनाए रखना समझ आने लगता है। आप स्वयं जिस भीड़ का हिस्सा ही नहीं बन पाओ, चाहे गलती किसकी भी ना हो, तो वहाँ जाने से क्या फ़ायदा। लगता है शायद सही है वह, पर किसी के या सबके सही होने से स्थितियाँ तो सही नहीं हो जाती, उससे कोई तसल्ली भी नहीं मिलती। रिश्तों की पीड़ा तो बनी ही रहती है, मन पर लगी खरोचें भी रिश्ती ही रहती है, भले ही सब मलहम लगाने को तैयार हूँ। उस रात पूरी मैं सो नहीं पाई थी। लगता ज़िंदगी की दौड़ में सब तो आगे निकल गए, मेरी सीमा बेचारी कहीं अकेली छूट गई, जैसे बेसहारा तन्हा। मन में अजब बेचैनी सी बनी रही थी। आंखें बंद करती तो लगता सीमा अंधेरे में बैठी है अकेली। आंखों के आगे खींची उस तस्वीर को हटाती हुई मन की स्लेट पर वह छवि दोबारा खिंच जाती। मैं जानती हूँ कि सीमा अकेली नहीं है, रवि और बच्चे हैं उसके साथ। वहाँ अंधेरा भी नहीं है, कोई सन्नाटा भी नहीं है। वहाँ भी दिए जलेंगे, पटाखे छूटेंगे, हंसी खुशी सब कुछ होगी वहाँ। पर क्या करूँ, कोशिश करके थक गई। वह चित्र आंखों से आगे हटता ही नहीं। अचानक लगता है कि सीमा की ज़िंदगी में, उसके उल्लास और हताशा में, उसके अंधेरे और उजाले में मेरा सम्मिलित होना बेहद अनिवार्य है। मन में एक निर्णय पनपता है कि कल की दिवाली मैं सीमा और उसके परिवार के साथ ही मनाऊंगी। अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि इतने वर्षों से यह बात मेरे दिमाग में क्यों कभी नहीं आई थी। ऐसे कैसे मैंने उसे पूरे परिवार से अलग छूट जाने दिया। वह नहीं आई तो क्या, मैं तो उसके पास पहुंच सकती हूँ। इस निर्णय से अजब सा सुकून महसूस किया था मैंने। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से।